52% इनकी आबादी है। संविधान सरकार दिल्ली में भी आपकी है, यूपी में भी बन जाएगी, हम आ जाएंगे तो क्या 52% आरक्षण पिछड़ों को मिल जाएगा? उन्होंने कहा कि हाँ सरकार बन जाएगी तो यहाँ से प्रस्ताव बना के हम लोग दिल्ली में सरकार में जो कर देंगे। तीसरी चीज हमारा उनसे समझौता हुआ कि आज पिछड़े समाज, खासतौर से पिछड़े समाज में खोजने पर आईएएस और आईपीएस मिल जाते हैं रियल, लेकिन जो आबादी है वो है नहीं। इसके लिए प्रयास हम लोगों को, हमको ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 500 आईएएस, आईपीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई जाए, ताकि ये गरीबों के बच्चे वहां पढ़ करके वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सके। इसकी भी हामी भर ली है। हमने कहा कि देश, प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांट दिया जाए। एक पूर्वांचल बना दीजिए, एक मध्यांचल बना दीजिए, एक बुंदेलखंड बना दीजिए, एक हरित प्रदेश। उधर हरित प्रदेश के लोग अलग राज्य की मांग करते हैं, बुंदेलखंड वाले अलग मांग करते हैं, पूर्वांचल वाले अलग मांग करते हैं। तो एक 4 भागों में, प्रदेश बड़ा है, आबादी बड़ी है, 4 भागों में बांट दिया जाए। कहा ये भी ठीक है। अगर जो भी चीजें मैंने रखा सब ठीक है, उसके बाद तो हमको भी भरोसा हुआ। मैं मेहनत से उनके साथ लगा, चुनाव में हम लोगों ने मेहनत की। जिस तरह 2017 के चुनाव में मैंने देखा कि मौर्य समाज, शाक्य, सैनी, माली, कुशवाहा, इसको कहा गया कि अपने समाज का वोट ले आओ, तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। हमसे समझौता किया गया कि जो अधिकार की लड़ाई आप लड़ो हम दे देंगे। हम लोग चले, सरकार बन गई। सरकार बनते ही हमने 15 दिन तक वेट किया। 15 दिन के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि कुछ आगे प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा में सुधार की बात आगे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने दो-टूक जवाब दिया कि आपकी वार्ता अमित शाह जी से हुई है, हम उसमें कुछ नहीं जानते। मुझे बड़ा शक लगा कि जिस सूबे का मुख्यमंत्री, जो हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश का मालिक है, हम उसकी कैबिनेट में है, वही भाषा बोल रहा, मतलब मामला गड़बड़ है क्या? मैं दूसरे दिन दिल्ली चला गया, अमित शाह जी से मिला। हमने उनसे ये बात कहा, नहीं हमसे जो बात है होगी। इसी बात को हमने शुरुआत किया, दिल्ली लखनऊ लड़ाई हमारी शुरू हो गई। 2 साल हम लगभग लड़ते रहे। एक भी बात, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे जुर्म जातीय अत्याचार का मामला हो, किसी इशू पर ये खरा नहीं उतरे। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया है कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो एमएलए होगा, चुन के जाएगा, तो सदन में जाकर के वो समाज की लड़ाई को लड़ेगा, समाज को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। तो मैंने 2 साल में यह महसूस किया कि हम तो समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं, तो कल हम समाज को जवाब क्या देंगे। हम इस नाते हमने इस्तीफा दे दिया। मंत्री का बयान सदन में है, अगर वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं तो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। अगर वो ये कह रहे हैं तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज को इलाज के लिए अगर पैसा दिलाने वाला कोई पहला नेता है, सबसे ज्यादा रुपया दिलाया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिलाया। ये बात सदन में, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा। अपने विभाग में 998 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति थी जब मैं चार्ज लिया। लड़ झगड़ करके मुख्यमंत्री से उसको हम 2000 करोड़ तक किए। हम हमारे हटते इस्तीफा देते ही 800 करोड़ घट गए। शुल्क प्रतिपूर्ति पिछड़ों की गायब, हमारी लड़ाई थी। हम उनसे इसी बात को लड़ते थे कि सामान्य वर्ग को शुल्क प्रतिपूर्ति अगर आप 50,000 दे रहे हो एक ट्रेड का, किसी कोई ट्रेड का 40 है, कोई का 35 है, और SC/ST को आप उतना दे रहे हो, तो फिर पिछड़ी जाति के साथ धोखा क्यों? पिछड़ी जाति के बच्चों को भी जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है तो सबको समान अवसर दो। जितना पैसा उसको दे रहे हो सामान्य को, SC/ST को, उतना OBC को दो। नहीं किया। नहीं तो जिस बात की क्या वजह है? नहीं, बयानबाजी नहीं। देखिए, स्वाभाविक है, बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है। और आज उठा के देखिए, पिछड़े समाज के तमाम 120 सांसद दिल्ली में हैं, सब गूंगे बहरे हैं, सब गूंगे बहरे हैं। VP शर्मा आयोग आया है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना कि पिछड़ों को अधिकार दिया जाएगा जो इनकी हिस्सेदारी है, वो नहीं दे पाया। 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया।
उसके चेयरमैन बन गए कि समाज के ऊपर कहीं जुड़ जाती है अत्याचार, इसको हक अधिकार जहां भी नहीं मिलता उसको दिलाएंगे, वो भी फेल हो गया। अब बीपी शर्मा आयोग, अब क्या हो रहा है, बीपी शर्मा आयोग ये कह रहा है कि जो कृषि से आए हैं, नौकरी से आए हैं, सभी स्रोतों की आय अब जोड़ करके पिछड़ों का आय प्रमाण पत्र बनेगा। मतलब जो पिछड़ी जाति के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जो अनपढ़ कमा रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको नौकरी मिलेगी। ये कानून लाने जा रहे हैं, इसका विरोध ओम प्रकाश राजभर करता था। अगर ये विरोध करना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। नहीं, बीजेपी का एजेंडा तो पहले से ही राजनीति में क्लियर था। आप भी पुराने जो है पॉलिटिशियन हैं, आप शुरू से जानते रहे हैं। फिर उसके बाद जो पिछड़ों की कई दल ऐसे हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों के लिए काम करते हैं, उनसे बात न करके बीजेपी के खेमे में आप बात करते हैं, इस तरह की बात। मैं पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोगों से भी बात मैं बहुत कोशिश किया, हम 2002 से प्रयास करते हैं, लेकिन पिछड़ों के नेता पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज सबको साथ लेकर के, चाहे सपा के नेता रहे हों चाहे बसपा के नेता रहे हों, आज नाई को, गोण को, पाल को, प्रजापति को, कुम्हार को, अर्कबंसी को, बियार को, राजभर को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, चौहान को, इनको लेकर के अगर राजनीति किए होते तो आज बीजेपी नहीं आती। वही बात बसपा के लिए, अगर सबको लेकर चले होते आज ये बीजेपी नहीं आती। तो आपने कभी बात कर, बिल्कुल बात किया, बिल्कुल बात किया, लेकिन उन लोगों के भी गले से नीचे नहीं उतरता है। आज जाके देखिए, इनका उदाहरण बता दूं, आज देखिए, आज सपा और बसपा भगवान राम की मूर्ति लगाने में बीजेपी परेशान है तो परशुराम की मूर्ति लगाने में ये परेशान है। अरे आप मंडल कमीशन की बात करते, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, 22 सिफारिशें लागू थी, अभी 2 ही लागू हो पाई, 20 कैसे लागू हो, पिछड़ों को हिस्सा मिले। अगर आपके महापुरुषों को नाम नहीं है, इतिहास पढ़ो, कर्पूरी ठाकुर का, रामस्वरूप वर्मा का, गौतम बुद्ध का, महात्मा ज्योतिबा फुले का, छत्रपति साहू जी महाराज का, सावित्रीबाई फुले का पढ़ो, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो। आपको मूर्ति ही लगवानी है, इतना शौक है, आप कहां भाग रहे हो? तुमको भरमा रहे हैं लोग, तुम्हारे सलाहकार गलत दिशा दे रहे हैं। होगा समाज का भला होगा, आप महापुरुषों का, अपने महापुरुषों के नाम से कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, अस्पताल खोलो, तब उनका भला होगा। आप मंडल कमीशन की चर्चा करते, सामाजिक न्याय की बात करते, 1600 थाने हैं उसमें हिस्सेदारी की बात करते, हम सरकार बना के सबको हिस्सेदारी देंगे, 75 जिले हैं, 75 जिले में हम हिस्सेदारी देंगे सबको, पिछड़ों को, दलितों को, सामान्य वर्ग को, इसकी बात करते, 18 कमिश्नर है, आप बात करते, तब तो बात समझ में आती। नहीं, सपा तो जिस तरह कह रही है कि जो है प्रभु श्री राम के लिए जो है लगातार बीजेपी जो राजनीतिक जो हाशिए पे चल रही थी प्रभु श्री राम से की वजह से ही वो उत्तर प्रदेश में राजनीति पे आए। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बना दिया, वो लगातार कह रहे थे, अब तो मंदिर निर्माण भी शुरू हो गया। उसकी वजह से जो परशुराम है वो उनके आराध्य हैं। तो ये जो सियासत चल रही है, ये किस और सियासत जा रही है? ये यूपी की सियासत पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को बर्बाद करने की सियासत है। पिछड़ों के नेताओं का दिमाग इस समय वो भ्रम में हो गए हैं। जिस परशुराम की चर्चा कर रहे हैं, दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम। हम दोनों नेताओं से कह रहा हूं, सपा बसपा के, ध्यान कर लो, 60% आज के भी तारीख में ब्राह्मण वोट बीजेपी को देता था और देगा। भ्रम में न रहो। आप परशुराम की मूर्ति लगा रहे हो, अब परशुराम जी की जीवनी जब तुम्हारे साथ रहने वाला राजपूत पढ़ेगा तो वो भी तेरा साथ छोड़ेगा और उधर भी नहीं मिलेगा, दोनों में जा रहे हो। कहां भ्रम में हो? आप बात करते सुहेल देव जी की, बात करते गोरा निषाद की, बात करते महर्षि कश्यप की, बात करते महाराजा वेणु की, बात करते कर्पूरी ठाकुर की, बात करते जगदेव कुशवाहा की, बात करते गौतम बुद्ध की, बात करते डॉक्टर अंबेडकर की, तो बात समझ में आती। आप कहां जा रहे हो? अब समाज में भी पढ़े लिखे ओम प्रकाश राजभर जैसे लाखों लोग हैं, वो तर्क वितर्क कर रहे हैं कि हमको नेता कहां ले जा रहे हैं। ये बीजेपी धर्म मंदिर बन रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि एक मंदिर बनता है 100 भिखारी पैदा होते हैं, एक कॉलेज बनता है तो 100 डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं। ये भी ज्ञान नहीं है लोगों को। राम मंदिर के पक्ष में नहीं है। देखिए, हम भगवान राम के मंदिर के पक्ष में, हम मंदिर के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, हम अधिकार की बात करता हूं। आप बताइए, भगवान राम का मंदिर बन जाए तो कैठे राजभर दरोगा बनिए, कैठे अहिर बनिए, कैठे पटेल बनिए, कैठे चौहान बनिए, कैठे बिंद केवट मल्ला निषाद बनिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यही बात कहा था कि मंदिर की तरफ नहीं, विद्यालय की तरफ बच्चे को भेजो। जब विद्यालय में तेरा बच्चा पढ़ेगा तब वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। मंदिर में जाकर के वो कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है।
आप कहाँ हमको ले जा रहे हो? हम मान लेते हैं कि आप परशुराम जी की मूर्ति बना दो, लगा दोगे, कहाँ मिलेगा? यादव को कहाँ मिलेगा? पटेल को कहाँ मिलेगा? चौहान को भी तेरे साथ, राजभर को कहाँ मिलेगा? चमार धोबी धनकार। आज भी अभी तो मंदिर में जाने पर देख रहे हैं कि दलितों का हालत क्या हो रहा है। आज भी जो है मारपीट खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। अभी वहीं उनका ध्यान ले जाना चाहते हो? बहन जी ने भी पूरे लखनऊ में जो है मूर्तियां लगवा दी थी, पूरा मूर्तिमय कर दिया था लखनऊ। उसके बाद सियासत भी खूब हुई मूर्ति पे, और एक बार फिर यूपी की सियासत जो है मूर्ति पे ही आ गई। देखिए, एक बात तो है बसपा के संबंध में, हम उसकी बड़ाई की बात नहीं करता हूं। कांसीराम जी ने एक काम किया है। छत्रपति साहू जी महाराज को पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जानते थे, जिन्होंने अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन दिया, और जो छुआछूत को हटाने के लिए राजा होते हुए भी अपने राज्य में एक दलित के बेटे की दुकान खुलवा करके वहां खुद चाय पीने जाते थे। उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन लाने की शुरुआत किया। ऐसे महापुरुष को कांसीराम जी धरातल पर ले आए। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उस महात्मा ज्योतिबा फूले को सब जनता के बीच में ले आए कि ये तेरे लिए लड़े। सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उसको कांसीराम जी सामने सबके ले आए। गौतम बुद्ध जी, डॉक्टर अंबेडकर, जब तक कांसीराम जी नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर को जानने वाले लोग उत्तर प्रदेश में पूरे देश में 10% लोग नहीं थे। लेकिन जब से कांसीराम जी आए, बहुजन समाज पार्टी बनाए, दिल्ली की पार्लियामेंट में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी, तब पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब की चर्चा होने लगी। नहीं तो इतनी नीतियों से अगर इत्तेफाक आप रखते हैं, तो फिर आखिरकार 2004 में जब मायावती से आप अलग हो गए थे, मतभेद हो गए थे, मतभेद किस वजह से हो गए? जब उनकी नीतियां, आपके विचार सेम जो है मिल रहे हैं, सारी बातें उनसे इत्तेफाक रख रहे हैं, तो फिर ये टकराव क्यों होगा? फिर मैं कह रहा हूँ, सत्ता पाने के बाद, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सत्ता पाने के बाद शेष जातियों के लोग भूल जाते हैं, सत्ता के मद में पागल हो जाते हैं। 4 बार सपा गवर्नमेंट थी, 4 बार में उठा कर देखिए, सबसे निचली पायदान। अगर बैकवर्ड की बात किया जाए तो नाई का बेटा देखेंगे तो सिपाही नहीं मिलेगा, गोंड का है, पाल तो मान लीजिए कहीं कहीं दिया लेके मिल जाएगा खोजने पर, प्रजापति का भी कहीं कहीं मिल जाएगा, राजभर भी दिया लेके खोजिए नहीं मिलेगा। अगर आपने इनको सहूलियत दिया होता, ये आपके साथ रहते। मायावती जी की बात करिए, सबसे निचली पायदान पे खड़ा मुसहर है। आप पूरे लखनऊ नहीं, पूरे 18 कमिश्नरी में खोज डालिए पूरे उत्तर प्रदेश में, हमको नहीं लगता है कि मुसहर का बेटा किसी थाने पर इंचार्ज मिल जाए, कहीं सिपाही मिल जाए। क्या वजह है? आप दलित के नेता हैं, हम आपकी बुराई की बात नहीं करता हूं। आप 4 बार सत्ता में थे, क्या आपके नैनो निगाहों में क्या मुसहर नहीं आया? क्या तुषार धोबी कंकर नहीं आया? कोई नहीं आया, पासी नहीं आया, तुषार नहीं आया? ये दिक्कत है। आप बसपा गवर्नमेंट बन गई तो हमारा चमार भाई भी कहता है, धोबी जो कहता नहीं, ये धोबी हम चमार हैं। ये कौन सा तरीका है? राजभर जी, आपको नहीं लगता यूपी में सियासत काम पे, विकास के नाम पे होनी चाहिए, कि जो जातियों के नाम पे सियासत होती है, क्या जातियों के नाम पे सियासत होनी चाहिए? देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश है, आज जाति प्रधान देश है। अभी आप बताइए, अभी राज्यसभा सांसद भेजा जा रहा है निषाद को, क्यों? एक निषादों की पार्टी है, उससे बीजेपी का समझौता हुआ था कि हम निषाद बिंद, केवट मल्ला, राजभर, चौहान बिंद, पाल प्रजापति को हम आरक्षण देंगे। तो वो अपने आरक्षण लेने के लिए बीजेपी को पूरा वोट दिलवा दिया, बीजेपी ने उसको पूरा नहीं किया। अब बीजेपी को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी हमारा साथ छोड़ दे, तो फिर वो अपना एक लिया करके, क्या कहते हैं, गांधी जी के बंदर वो खड़ा कर रहे हैं, इसी बंदर को दिखा करके डमरू नचाएंगे और वोट लेंगे। ये साजिश हो रही है। कोयली को नचा करके वोट ले लिया, भगा दिया, मुख्यमंत्री कुर्सी पे जाने नहीं दिया, किनारे खड़ा कर दिया है। वही हाल पटेल का हुआ। पटेल को 2019 में वोट ले लिया, मंत्री पद से हटा दिया कि तुम खाली बस वोट दिलाने के लिए रहो। 2022 में किससे विचार मिल रहे हैं अभी तक आपके? किसके साथ? हमारा विचार इतना मजबूत है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामधनी बीन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, 8 लोग हम लोग मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। और 2022 में एकता मंच भी बनाया था आपने 2000। वो एकता मंच दूसरा था, आज का मंच जो है ये दूसरा है। आज माहौल है कि हमारे प्रदेश के सारे नेता मंदिर के चक्कर में पड़ गए हैं। सिर्फ भागीदारी संकल्प मोर्चा ऐसा है जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक
गरीब कमजोर को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए, स्वास्थ्य दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो भागीदारी मोर्चा जो है किसके साथ, किसके विचारों से? अपने दम पर अकेले सरकार बनाएगा। अब देखते जाइए ना, पहली रैली मैंने किया बलिया में, भागीदारी सरकार मोर्चा की पहली रैली 14 दिसंबर को हुई, और आजादी के बाद अब तक कोई इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। दूसरा हम लोगों ने कुशीनगर किया, तीसरा गाजीपुर किया, चौथा इलाहाबाद किया। लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जिस दिन खत्म होगा 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में आप भी कहेंगे कि अब भागीदारी सरकार मोर्चा उत्तर प्रदेश में विकल्प बन रहा है। चलिए लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। तो पूरा मुल्क जो है कोरोना से बहुत परेशान है। लॉकडाउन भी हुआ, लंबा लॉकडाउन हुआ, उसके बाद भी जो है लगातार संख्या कोरोना की बढ़ती जा रही है। कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ लॉकडाउन ही सरकार बता रही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लॉकडाउन है ये क्यों लगता है? अपनी तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है, यही ना है उसका नियम। लॉकडाउन के बहाने बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, इसके मुखिया लोग कहते हैं कि आपदा में हम अवसर बना लेते हैं। आपदा में अवसर बना रहे हैं। रेलवे बेच दिया, देश की संपत्ति। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया, 900 कार्यालय भाजपा के बन गए। हर जिले में कार्यालय बन, 500 तैयार, 400 तैयार होने वाले हैं। और दिल्ली में अरबों रुपए की लागत से कार्यालय उनका बन गया। कहां से रुपया आया? घोटाले 95 विभाग यूपी में हैं, सब में घोटाले हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को अवसर में ये बदल करके लूट हो रही है। पूरा थाने पर जाइए, FIR 10,000, 20,000, जाति पूछ करके माल है कि नहीं पूछे तो कहावत है कि चोर भागल जात बा एक मुक्का सही। नहीं 20,000 है तो तुम 5,000 दो, नहीं दोगे तो चलो भागो यहाँ से। थाने का हाल आलम देख रहे हैं कि ये विधायक पीटे जा रहा, अभी अलीगढ़ पीटा गया। बीजेपी के विधायक को आपने देखा कि उन्नाव में थाने पर रात भर धरना देते रहे। बस्ती में सांसद और विधायक धरना दिए, भदोही में विधायक धरना दिए। आए दिन घटनाएं आ रही हैं। तो स्थिति ये पैदा है कि जो दौर है, इस दौर में कोविड-19 के बहाने अब पूरे देश की संपत्ति बेच करके बीजेपी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, पूरा बेच के माल लेके चल देंगे, क्या करेगा कोई? ये है उनकी भाषा। नहीं, देखिए बीजेपी जो इस समय कर रही है उसका कहना है कि हमने जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने जो भी देशवासियों से वादा किया था, कश्मीर में चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो या अन्य जो सारे वादे उन्होंने किए थे वो लगातार पूरे कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है जो हमसे वादा था, ओम प्रकाश राजभर से जो वादा था, एक पूरा नहीं हुआ। एक भी बता दें, कोई भी एक भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में खोले हो? नहीं खोला। क्या प्राइमरी स्कूल से टाट हटा? क्या प्राइमरी स्कूल में कुर्सी मेज लगी? एक भी अस्पताल का उद्घाटन क्या हुआ? नहीं हुआ। और तो और चलिए, उन्हीं की बात पर उन्होंने बहुत काम किया। देश की जनता के सामने कहा था कि 15-15 लाख हम देंगे। किसी के खाते में आया? जुमला बता दिया। अमित शाह जी का बयान है कि चुनाव में वोट लेने के लिए, इसको वेट देने के लिए, वजन देने के लिए हम लोग इसको बोले कि लोग वोट दे दें, ये जुमला बता दिया। 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा, जो जनता के हित की बात कर रहा हूं, जनता को लाभ हो, गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित को लाभ हो। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा था। 17 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया नोटबंदी के बाद। वो तो इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कर रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, और कहां कर रहे हैं? एक भी फैक्ट्री बता दें उत्तर प्रदेश में। मैं 2 साल सरकार में था, खरबों रुपया खर्च कर दिया प्रचार में, इन्वेस्टर समिट में, एक भी तो फैक्ट्री नहीं लगी। 5,000 से ज्यादा MOU साइन हुआ, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। 17 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, 6 लाख कंपनियां बंद हो गई। मोदी जी नोटबंदी के बाद उनका बयान है कि 3 लाख कंपनी मैंने बंद करा दिया, मोदी जी का बयान। उसके बाद निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री, उनका बयान सदन में कि 6 लाख कंपनी बंद हो गई। कौन काम करता था? यही गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक काम करता था। लौटा दिया, घर भेज दिया। और इन्होंने वादा किया था महंगाई कम करेंगे। 2014 के पहले गैस सिलेंडर 342 रुपए में भर लिया जाता था, आज 800 रुपया। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल का आधा दाम कर देंगे, 35-40 में बेचवाएंगे। क्या किया?
80 रुपया के ऊपर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। इन्होंने कहा था कि एक देश होगा एक टैक्स होगा ना। हम उन्हीं से पूछते हैं, आप उनके नेता से पूछिएगा कि वादा किया था एक देश एक टैक्स होगा, तो जब सब पे जीएसटी लागू है तो पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? क्यों भेदभाव करते हो? उन्होंने वादा किया था जनता के बीच में, हम ये नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर दें, गुंडाराज खत्म। आज बड़े पैमाने पर इधर 3 महीने से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर पंडित जी लोगों की हत्या हो रही है, 1 नंबर। दूसरे नंबर पर निषाद बिंद केवट मल्ला माही मजवार, तीसरे नंबर पर कुशवाहा शाह कसैनी है, चौथे नंबर पर पटेल हैं। नहीं तो क्या आपको क्या लगता है, टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट है, 100% टारगेट है। बावन बहुत बुद्धिमान होते हैं, इस नाते उनको उलाट रहे हैं। चुप बोलेंगे तो उलाट देंगे, चुपचाप मार के रहो। अभी देखिए वो विजय मिश्रा विधायक चिल्ला रहे हैं बेचारे, अभी उनकी पत्नी चिल्ला रही है, गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, एमएलए और एमएलसी गृह मंत्री को चिट्ठी लगे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति के लिए। बाहरी प्रदेश इतना बड़ा तानाशाह, हिटलर से भी बड़ा तानाशाह दिख रहा है। इस नाते ये प्रदेश जंगल राज हो गया है। यहाँ सच अगर आप दिखा देंगे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। मिर्जापुर में पत्रकार ने नमक और रोटी खाते हुए बच्चों की फोटो खींच के अखबार में छाप दिया, जेल चला गया। बनारस में दिखा दिया, जेल चला गया। लखनऊ का व्यक्ति, लखनऊ का पत्रकार, एसटीएफ उठा करके उसको 12 घंटे पूछताछ की। आपके मऊ में, उत्तर प्रदेश फतेहपुर में जगह लेना पड़ा। इतनी समस्याएं हैं, आप कह रहे हैं कि आपका मोर्चा जो है अगली बार जो है 2022 में अपने दम पे सरकार बनाएगी, तमाम सारे मुद्दे हैं, तो आखिर आंदोलन आप लोग क्यों नहीं, आपका मोर्चा आंदोलन क्यों नहीं करता सरकार? ये बताइए, कोविड-19 है ना, इस समय लॉकडाउन चल रहा है। अभी हम लोग 5 आदमी निकला लेके झंडा हुसैन कर रहे हैं, 144 धारा उल्लंघन और कोविड-19 महामारी के प्रचार प्रसार में हमारे ऊपर 188 और दफा 169 मुकदमा लिख दिया जाएगा। पकड़ के चलो भाई, नहीं, हम लोग भी समय का इंतजार कर रहे हैं। आज लॉकडाउन खत्म होगा, 15 दिन के बाद करोड़ों लोगों को लेकर ओम प्रकाश राजभर सड़क पर आएगा। पिछड़ों को न्याय चाहिए, दलितों को न्याय चाहिए, सबको न्याय चाहिए। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है सबको न्याय चाहिए, वो कोई नहीं दिला सकता। अगर दिला सकता है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, यही लोग दिला सकते हैं और किसी के पास दम नहीं है। सब लोग किस बेस पे आप बोल रहे हो? भागीदार मोर्चा का मजबूती क्या है? जो यूपी में सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं, सबसे मजबूत चीज आपको क्या लग रही है आपके मोर्चे? वोट। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है। आप अगर हम पूर्वांचल से चलें, हम बलिया से अगर बात करें तो पूर्वांचल की 150 सीटों पर आपको 30,000 से लेके 1 लाख तक वोट अकेले राजभर का है। वहीं कम से कम 25,000 से लेके 80,000 तक कुशवाहा का वोट है। वहीं आप उठा के देखिए पटेल का मिनिमम 20,000 से लेके 1 लाख 1.25 लाख तक वोट पटेल का है। वहीं 10,000 से लेके 20,000 25,000 प्रजापति का वोट है। वहीं 10,000 20,000 15,000 पाल का वोट है। वहीं 20,000 25,000 चौहान का वोट है। पूर्वांचल की बात ना करें तो हम पश्चिम की बात कर रहे हैं। पश्चिम में भी हम लोग, कश्यप हमारे साथ, कुशवाहा हमारे साथ, पटेल हमारे साथ, प्रजापति पाल हमारे साथ, नाई गोंड लोहार हमारे साथ, अर्कवंशी बीआर अजवार हमारे साथ। ये झूठा चिल्ला रहे हैं साहब, देखिएगा ना 22 में सरकार बना के दिखाऊंगा। नहीं, अगर हालात नहीं होते हैं, अगर आप सत्ता में नहीं आ पाते तो ओम प्रकाश राजभर या भागीदार मोर्चा किसके साथ जाना सुनिश्चित? कैसे नहीं होगा? हम सरकार बना के दिखाएंगे। कैसे नहीं होगा? हमने दिखाया आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ों के अधिकार के सवाल पे अगर कैबिनेट से कोई इस्तीफा दिया पिछड़ों के सवाल पे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पिछड़ों के सवाल पे अगर दूसरा कोई इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर। सत्ता में रह करके विपक्ष की भूमिका निभाने का काम अगर कोई किया, सपा बसपा के विधायक मुर्दा बन के बैठे थे सदन में, लेकिन जीता ओम प्रकाश राजभर, विपक्ष की भूमिका निभाया हूं। पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे, गरीबों के सवाल पे, वंचितों के सवाल पे, ये चर्चा जन जन में है। इसके दम पे सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि अब की बार जो है हम लोग छोटे छोटे मोर्चा जो है बनाकर उनसे जो है साथ लेकर जो है मैदान में आएंगे। वो भी ढूंढ रहे हैं, तो उनके साथ कहां ढूंढ रहे हैं? वही अपने अफिसिया में बुला ले रहे हैं एक के भर को, तो भर करा के पूरा भर हमारे मुट्ठी में। फिर एक के पटेल आ गया, कहा हमारे पूरे मुट्ठी में है। एक के ठाकुर आ गया, कहा पूरा ठाकुर हमारे मुट्ठी में है। पटेल आ गया, कहा सब हमारी मुट्ठी में।
तो वही अब इसिया में सब मुट्ठी में कर ले रहे हैं। हम 2000 बोलते थे ना, काम बोलता है, तो 17 में काम तो हर कहाँ चली गया। अरे आप आते हो डिबेट पे, 4 चीज गिनाते हैं, देख लीजिएगा उनका डिबेट, 4 चीज गिनाते हैं। एक्सप्रेसवे, आप सीएम थे, किसी महापुरुष के नाम पर कर देते। आपने लोक भवन बनाया, आज किसी महापुरुष के नाम से, पिछड़े दलित महापुरुष के नाम से कर देते। आपने डीजीपी ऑफिस बनाया, किसी महापुरुष के नाम से कर देते, वहां एक मूर्ति लगवा देते। हमके सावित्रीबाई फुले का लगवा देते, साहू जी महाराज का लगवा देते, डॉक्टर अम्बेडकर का लगवा देते। हाँ, चर्चा खाली क्या है। आप अभी कह रहे थे मूर्तियों की राजनीति नहीं, वो मूर्ति हम नहीं कर रहे, वो मूर्ति की बात कर रहे हैं। तब उनको सलाह दे रहा हूं कि आप जिस मूर्ति की बात कर रहे हो वहां से टापी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इस मूर्ति से आपको सत्ता मिल सकती है। उस मूर्ति से टापी नहीं मिलेगी। नहीं, अखिलेश तो बोलते हैं ना कि हम जो है सर्व समाज की बात करते हैं, किसी जात विशेष की बात नहीं करते, इसलिए उन्होंने ना एक्सप्रेसवे में किसी जात विशेष का नाम दिया, ना तमाम सारी चीज की। उनका तो सीधा कहना ना वो सर्व समाज की। 5 साल सत्ता में थे ना, तो सर्व समाज भूल गया था। निषाद बिंद केवट मल्लाह राजभर चौहान पाल प्रजापति कुमार नाई और गबंसी बिहार, ये कहाँ थे तब नहीं दिखाई दे रहा था, आज दिखाई दे रहा है। जब सत्ता पाते हैं ना तो चश्मा बदल जाता है। जैसे हम एक दिन बिहार गए थे, एक इक्का वाले में बैठे, हमारे पास गाड़ी, क्योंकि हम पैदल ट्रेन से गए, उतरे, एक मीटिंग में जाना था, बैठक थी पार्टी की, तो एक इक्का था, कोई सवाल ही नहीं थी, दूसरी बैठ गए। तो हमारे दिमाग में कि इक्का जो घोड़वा था बोरा में, उसको कुछ खिला रहे थे, अखवा अखिया पकड़े, हरी पट्टी बांधा था घोड़ा वाला, जो इक्कावान था। हमने पूछा, भाई ये घोड़ा के आंख पर हरी पट्टी क्यों बांधे हो? तो वो कहा कि नेताजी भूसवा एकदम झूर है, हरी पट्टी जो बंधल बाकिया पर, वही से उद्देश्य के हरियर समझाला। वैसे ही जब ये लोग मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो सब एकदम हरियर दिखाता है, और जब सत्ता से आ जाते हैं तब कुल झूरा रहता है। नहीं, इस समय तो राम राज है ना, योगी जी तो कह रहे हैं राम राज है सब जगह। तो सब लोग लेके कंठी जपे सब लोग। राम राज क्या है? शंभु ऋषि का गर्दन क्यों काटा गया सच्चाई के नाते? भगवान राम के साथ लंका में करोड़ों बानर मर गए, हजारों मूर्छित हुए, लेकिन संजीवनी बूटी खाली लक्ष्मण जी के लिए क्यों लाई गई? क्या ये बानरों के लिए क्यों नहीं लाई गई? उठा के रामायण को देखिएगा, सिंगल खाली लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाई गई। क्यों? क्या ये बानर नहीं थे? बानर नहीं थे, यही गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक थे, इन्हीं को बानर बना दिया गया था। लाखों बानर मर गए। त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग अंतिम चरण में है। अगर उन्हीं की बात मान लें, एक भी बानर को आज तक आवास नहीं मिला। पानी पड़ रहा है, बेचारे उनके घरे यहाँ छठिया 3 युग बीत गया। किस रामराज की बात कर रहे हैं? हमको वो रामराज नहीं, हमको वो रामराज चाहिए। हमको अम्बेडकर का राज चाहिए, हमको महात्मा ज्योतिबा फूले का राज चाहिए, हमको सावित्रीबाई फूले, गौतम बुद्ध, महाराजा सुहेलदेव, डॉक्टर अम्बेडकर का राज चाहिए, उनके विचार चाहिए। हमको वो विचार नहीं चाहिए।